हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लक्ष्य एकेडमी। यहाँ पे हम अपना आरपीएस ग्रेड 1 जो टीचर्स की वैकेंसी है ना, फॉर योर इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ठीक है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं और किस एरिया से वो क्वेश्चंस लिए गए हैं, मतलब विच विल बी योर इंपॉर्टेंट एरियाज। ठीक है, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से, किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, उन सब चीजों की भी चर्चा हम करते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, है ना, वो हमसे लिंक हो जाएंगे। हमारा टेलीग्राम से आप लिंक हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है ना, सो दैट जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको प्रोवाइड की जा सके। अगर किसी को भी थॉरो प्रिपरेशन करनी है लेक्चर 2 की, पेपर 2 की, है ना, तो वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच परचेज कर लेंगे। यहाँ पे आपको पेपर 1 एंड टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज एंड 1-to-1 सेशंस जो है आपको, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच में मिलने वाला है। ठीक, चलिए आते हैं क्लास पे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है, टू रिड्यूस द पॉवर्टी थ्रू द फाइनेंशियल असिस्टेंट इज द गोल ऑफ। ये कौन से एरिया का है हमारा, ये आईबी का है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो है आपका, इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली उसका है, जो उसमें अंतरराष्ट्रीय जो संस्थान है ना, ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका क्वेश्चन है कि टू रिड्यूस द पॉवर्टी थ्रू द फाइनेंशियल असिस्टेंट, वित्तीय सहायता दे करके गरीबी को कम करना, इनमें से किन का लक्ष्य है। डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईसीआईसीआई, वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हेल्थ का तो होगा नहीं, ये किसका है, वित्तीय सहायता कौन देता है आपका, वर्ल्ड बैंक देता है। दिस इज फॉर योर ट्रेड, और ये हमारी कंट्री की प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि व्हेन एन ओलिगोपोलिस्टिक, एक मिनट, कह रहे कि when an oligopolistic individually chooses its level of production to maximize its profits, it charges a price that is। ठीक है, कह रहे कि जब ओलिगोपोलिस्टिक क्या करता है, अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज, प्रोडक्शन लेवल से मैक्सिमाइज करता है अपना प्रॉफिट, तो कैसा प्राइस चार्ज करता है ना, मतलब कैसा वो कीमत की कैसे वसूली करता है। ऑप्शन ए है, मोर देन द प्राइस चार्ज either by the monopoly and competitive market, less than, देखिए लेस देन वाली बात तो हो ही नहीं सकती, पहले ही काट दीजिए, लेस देन द प्राइस चार्ज बाय either by monopoly और competitive market। मोनोपोली और कॉम्पिटेटिव मार्केट्स जितना चार्ज कर रही हैं उससे कम चार्ज करेगा, है ना, ये होगा नहीं। सेम प्राइस चार्ज बाय द कॉम्पिटेटिव मार्केट, उतना ही प्राइस चार्ज करेगा जितना कॉम्पिटेटिव मार्केट्स कर रही हैं, या फिर वो क्या करेगा, लेस देन द प्राइस चार्ज बाय द मोनोपोली एंड मोर देन द प्राइस चार्ज बाय द कॉम्पिटेटिव मार्केट, है ना। तो जिनका भी आंसर डी है, इट इज द करेक्ट आंसर। कि ओलिगोपोलिस्टिक क्या होता है, ये कहाँ से है आपका, मार्केट स्ट्रक्चर। हमने देखा है कि मार्केट स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में इससे, है ना। तो यहाँ पे ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स हैं आपके, है ना। तो मोनोपोली में हमेशा प्राइसेस हाई रहती हैं क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं होता, विकल्प नहीं होते आपके पास, और कॉम्पिटेटिव मार्केट में विकल्प ही विकल्प है। तो आप क्या करेंगे, प्राइसेस चार्ज करेंगे मोनोपोली से कम और कॉम्पिटेटिव मार्केट से ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डैश इज वर्किंग क्लोजली विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप टू फॉर्मुलेट एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट में काम करता है इनमें से एक संस्थान। ठीक है, और वो काम किसके साथ करता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ। ठीक है, मतलब वर्ल्ड बैंक जो है आपका, वर्ल्ड बैंक में काफी सारी संस्थान आते हैं, 3-4 संस्थान हैं आपके। कौन सा है, एक आईबीआरडी है, ठीक है, आईबीआरडी है, मिगा है, MIF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये सारे इसके पार्ट हैं वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने में कौन काम करता है, तो जो इसका पार्ट होगा वही
IMF फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, शार्क इसका पार्ट नहीं, WTO इसका पार्ट नहीं, बचा कौन? मेगा। जो लोग भी आंसर मेगा दे रहे हैं वो सही है, ठीक ना। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देख लेंगे आप, वर्ल्ड बैंक को पूरा पूरा देख लेंगे, है ना, कब एग्जिस्टेंस में आई, इसके साथ साथ कौन कौन से और संस्थान काम करते हैं, कब इनकॉर्पोरेट हुए, उनका फंक्शन क्या है, 3 चीजें, कब आई, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, काम क्या है, ये 3 चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है आपका कार्लडोर पोस्टुलेट क्या है ना। ऑप्शन ए, the technical progress function which shows a relationship between the growth of capital and productivity incorporating the influence of both the factors, है ना, कि आपको ये क्या बताता है, टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन है ये, टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में आपको बताता है कैसे, बाय अ रिलेशन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड प्रोडक्टिविटी, कैपिटल लगाने से कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इन दोनों फैक्टर्स को यूज करके आपको क्या बताता है कि टेक्निकल प्रोग्रेस कैसे होगा, ये है, या फिर द इनकम ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है पोस्टुलेट, या फिर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ से, या फिर सेविंग ग्रोथ से, ठीक है। देखने में ही साफ साफ आंसर पता चल रहा है कि क्या है, आपका ए है। कार्लडोर पोस्टुलेट क्या है, ये एक टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन है जिसमें आप 2 चीजों पे ध्यान देते हैं, ग्रोथ ऑफ द कैपिटल प्लस प्रोडक्टिविटी, इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोडक्टिविटी से आपका रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, व्हेन अ मोनोपोलिस्टिक divides the consumers into the separate sub markets and charges different price in the different subset market, it is known as, ठीक ना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, है ना, एक मोनोपोलिस्ट जो है वो अपने कंज्यूमर्स को डिवाइड कर देता है सेपरेट सब मार्केट्स में, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए वो अलग एक सबसेट बना देता है और फिर उनसे डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, है ना, इस चीज को आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, है ना, अलग प्राइसेस चार्ज कर रहा है, अलग दाम वो वसूल कर रहा है फॉर द सेम प्रोडक्ट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर, मतलब जितनी कस्टमर या कंज्यूमर की देने की क्षमता है उस हिसाब से वो प्राइसेस चार्ज कर रहा है फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो ये क्या है, एक तरीके का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन ये कैसा है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, 3 तरीके का ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज करते हैं। तो कौन सी डिग्री में आता है ये क्या है आपका थर्ड डिग्री, ठीक ना। चलिए देखिए, फिर 2 क्वेश्चन हमको मिल गए, कहाँ से, मार्केट स्ट्रक्चर से। तो मार्केट स्ट्रक्चर एकदम से आप कर लेंगे। आज का अगर अभी तक का हम देखें तो हमको दो एरियाज तो फिर से समझ में आया कि हमको 2 एरियाज बहुत अच्छे से कर लेना है। पहला कौन सा, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड देन आपका क्या एक आया, मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, चलिए देखिए, ये भी उसी से है। अ प्योरली कॉम्पिटेटिव फर्म्स, एक प्योरली कॉम्पिटेटिव फर्म है, उसका सप्लाई शेड्यूल जो है इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय, प्योरली कॉम्पिटेटिव मार्केट है आपका, सॉरी फर्म है आपका, जिसका कि सप्लाई शेड्यूल जो है शॉर्ट रन में कैसे डिटरमाइन होगा, कौन उसको निर्धारित करेगा, एवरेज रिवेन्यू कर्व निर्धारित करेगा, टोटल रिवेन्यू कर्व करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व फॉर द मनी, या फिर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, कौन निर्धारित करेगा उसके सप्लाई शेड्यूल को, है ना, कि उसका सप्लाई शेड्यूल कैसा बनेगा वो कौन बताएगा आपको। एवरेज रिवेन्यू, जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो बताएगा कि आपको सप्लाई कैसी करनी है। टोटल रिवेन्यू डिसाइड करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल कॉस्ट। देखिए ये कौन डिसाइड करेगा, आपका मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है। जैसा आपका मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है उस हिसाब से आप सप्लाई करेंगे, है ना। जब तक आपके पास कॉस्ट नहीं है, आप अपना कॉस्ट कंट्रोल नहीं करेंगे तो उस बेसिस पे आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, इफ आर इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट sigma I and xi and xy are the 2 variables and x and y are the arithmetic mean of xi and yi variables, then आपको बताना है कि r जो है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है,
याद कर लेंगे। कोरिलेशन, रिग्रेशन, इन सब का पहले भी क्लासेस में हम डील कर चुके हैं। कोरिलेशन, रिग्रेशन, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें आप कवर कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि नेशनल इनकम जो है आपका वो डिफर करता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय द अमाउंट ऑफ। दोनों में कितने से अंतर आता है आपका, नेशनल इनकम में और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये नेशनल प्रोडक्ट जो है एट मार्केट प्राइस, दोनों में भिन्नता किस चीज की वजह से आ जाती है, कितनी राशि से भिन्नता आ जाती है। करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट डेब्ट इंटरेस्ट, या फिर दे डू नॉट डिफर, या फिर दोनों चीजें एक ही हैं। देखिए नेट जहां भी आए ना वहां पे आप क्या ध्यान रखेंगे कि नेट का मतलब क्या है कि वहां पे या तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है या डेप्रिसिएशन, ठीक है, ज्यादातर डेप्रिसिएशन देन इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो हमारा ये इसका ऑप्शन क्या होगा, दोनों किस मूल्य से, किस अमाउंट से डिफर कर जाती हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स से, ठीक है। जब इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा देते हैं तो हमको नेशनल इनकम में से जब इसको हटा देंगे हम तो हमको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़े इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अ चाइल्ड वांट्स टू गो टू द डिस्को विद फ्रेंड्स बट इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय द पेरेंट्स, ठीक है। एक सिचुएशन आपको दी हुई है कि एक बच्चा जो है वो डिस्को जाना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, बट वो डरता है, क्यों, क्योंकि उसको पेरेंट्स डांटे ना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड, इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या बोलते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, या नन ऑफ दीज, ठीक है। ये कौन सा एरिया है आपका, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी मैथोलॉजी उन सब का पार्ट है ये, है ना। तो ये क्या है, दृष्टिकोण परिहार संघर्ष से, ठीक है। अप्रोच एंड अवॉइडेंस मीन्स आप अपने बच्चे से अप्रोच कैसे करते हैं या फिर किन बातों को अवॉइड कर देते हैं ना, उससे रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, द गुड्स दैट आर नॉट एक्सक्लूडेड एंड नॉन ड्राइवेबल आर, वे वस्तुएं जो गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी है, मतलब जिनमें कोई कंपटीशन नहीं है ना, वो कौन से गुड्स हैं आपके, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, या फिर पेरिशेबल गुड्स। सिंपल सा आंसर है इसका, ये कौन से गुड्स होते हैं आपके, पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक गुड्स, ठीक है, इनमें कोई राइवलरी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम, बाकी सारी चीजों को हम क्या करते हैं, सेम रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स, तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है, ठीक है। कर्व से हमेशा कर्व से अगर बना के करेंगे, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व याद रखिएगा, तो आपको आंसर देने में, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर देने में आसानी होगी। ये क्या है आपका डिमांड कर्व, इधर क्या होता है प्राइस, इधर क्या होती है क्वांटिटी, ठीक है। वैसे ही ये डिमांड कर्व है आपका, सप्लाई कर्व कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। इधर क्या है प्राइस, इधर क्या है क्वांटिटी, ओके। तो हमसे बात क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि जब प्राइस कम है तो क्वांटिटी कम है, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी बढ़ी, ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशन, मतलब प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्यू, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है इनडायरेक्ट, जब आपका प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा क्वांटिटी क्या है आपकी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या है इनवर्स रिलेशन है, प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन है डिमांड का, यहाँ पे प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है सप्लाई का, ठीक। अब देखिए इस हिसाब से आंसर आप करेंगे, तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन प्राइस।
तो देखिए हमको यहीं पे अपना आंसर मिल गया कि डायरेक्ट रिलेशन है तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कैसे है, इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज करती है विद डिक्रीज इन प्राइस। हमको बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो हमको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या है ये हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि द 3 कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर। देखिए फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने आईबी किया, ठीक है, बीई किया, देन आपने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर्स किए, उसके बाद सप्लाई डिमांड ये सारा किया, डिमांड एंड सप्लाई, देन आपने क्या करना है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। एक एक चीज याद कर लेंगे, ठीक है। करंट में मॉनेटरी पॉलिसी कैसी चल रही है, जो सबसे लेटेस्ट वाली आएगी, बाय मंथली आती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, हर 2 महीने पे रिवाइव होती रहती है ना, मतलब उसका रिवीजन होता रहता है, बदलती रहती है। तो आप जो करंट आपका एग्जाम डेट होगा उससे पहले का जो है वो आप जरूर देख के जाएंगे। आपके आरबीआई के गवर्नर बदल गए हैं, आरबीआई के गवर्नर का भी मेन हाथ होता है इस मॉनेटरी पॉलिसी में, है ना, वो चेयरमैन होते हैं एमपीसी के। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी को जो बनाती है उस कमिटी के हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं आपके आरबीआई के गवर्नर, है ना। तो आप बताएंगे चेंज हुए हैं, उनका नाम क्या है, पहले शक्तिकांत दास थे, अभी कौन बने हैं, नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। चलिए तो आपसे पूछा कि फिस्कल पॉलिसी के 3 इंपॉर्टेंट घटक कौन से हैं। इन्वेस्टमेंट, सेविंग, फॉरेन एक्सचेंज नहीं, डिमांड डिपॉजिट नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड पब्लिक डेट। यही 3 हैं आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स किसके, फिस्कल पॉलिसी के, कि गवर्नमेंट के पास पैसा आया कहां से, खर्चा कहां हुआ, ठीक है, और पब्लिक सार्वजनिक रन कितना दिया गया। यही 3 मेन घटक हैं आपके फिस्कल पॉलिसी के, राजकोषीय नीति के, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, हु मैनेजेस द एक्सचेंज रेट ऑफ आवर नेशनल करेंसी। हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका विनिमय दर कौन तय करता है, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक दोनों मिलके, या नन ऑफ द अबव, है ना। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये कौन तय करता है, हमारा सेंट्रल बैंक। कौन है, आरबीआई है। गवर्नर का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, नए वाले का, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, है ना। जो आपके निजी संस्थाएं होती हैं या फिर उनके जो मालिक होते हैं, उनके द्वारा सारे ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन किए जाते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं, उन पर उनका मालिकाना हक होता है या फिर वो कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, है ना। देखिए ये बीई का पार्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि कैसी अर्थव्यवस्था है हमारी, है ना। तो ये कौन सा है आपका, कैपिटलिस्ट। मिक्स्ड कहाँ है, हमारे इंडिया में, मतलब हम दोनों चीजों को फॉलो करते हैं, कैपिटलिस्ट को भी और सोशलिस्ट को भी। भारत दोनों को यूज करता है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, बी। लास्ट क्वेश्चन, इन न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स कैपेबिलिटी अप्रोच इज एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिस्ट। किस नवीन कल्याण अर्थशास्त्र की जो क्षमता दृष्टिकोण है उसका संबंध किस अर्थशास्त्री से है, रघुराम राजन से, अरविंद पनगारिया से, अमर्त्य सेन से, या फिर राजकृष्ण से, किन से संबंधित है। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो ही डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इसमें गेसिंग कोई नहीं चलेगी। देखिए ये कौन है आपके, अमर्त्य सेन है, ठीक है। ये ऐसे ही आप याद कर लेंगे, एक फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो अमर्त्य सेन ने दिया है, ठीक है। चलिए, दीज ऑल आर द 15 क्वेश्चन फॉर टुडे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने देख लिए। ये जितने टॉपिक्स आज बात हुए हैं फिर से जाके एक बार इनका रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। क्लैरिटी आएगी, जितने बार रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना, मिस्टेक्स उतनी कम होंगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप स्टडिंग।